जी नमस्कार। मैं डॉक्टर बसंत कुमार सोनबेर, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमए 4th सेम के अंतर्गत 5वीं इकाई में जो बिंदु है मूल्यांकन का, मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन, टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें दो प्रमुख विधियों की यहाँ पर चर्चा करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहली विधि है ऑब्जर्वेशन और दूसरी विधि है क्वेश्चनर। इन दो विधियों की चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की, जिसको हम दूसरी भाषा में ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि के बारे में बताना होगा आपको कि यह निरीक्षण विधि कहलाती है, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाती है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब है ध्यानपूर्वक देखना। किसी भी चीज का निरीक्षण करने के लिए ना केवल आंख से देखना ही पर्याप्त होता है, बल्कि हम अपनी उन समस्त ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमें उस संबंधित ऑब्जेक्ट के प्रति जो सूचनाएं मिल पाती है। इसके विषय में गुडे एवं हार्ट ने 1964 में कहा, मनोविज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है तथा अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है। निरीक्षण का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। जब हम ध्यानपूर्वक देखने की बात करते हैं तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से संभावित सूचनाओं को एकत्रित कर रहे होते हैं। निरीक्षण विधि एक व्यापक अर्थ पर सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों पे पढ़ी जाती है, समझी जाती है। अभी यहाँ पर हम जिस संदर्भ में इसकी चर्चा कर रहे हैं वो है मूल्यांकन के तकनीक के रूप में, और वो भी शैक्षिक मूल्यांकन। चूंकि शैक्षिक मूल्यांकन में कुछ ऐसी तकनीकों की आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षक या स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट अपने छात्रों का मूल्यांकन करते हैं कि वो अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि निरीक्षण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना या समझना और उनसे सूचनाएं एकत्रित करना। हम अब देखते हैं निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं? वैसे तो इसके अनेक प्रकार हैं, लेकिन यहाँ की विषय वस्तु के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मोटे तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के प्रेक्षण या निरीक्षण में जो निरीक्षण करता होता है वह स्वयं जिनका निरीक्षण किया जाना है उसके साथ सम्मिलित होता है। और यदि हम कक्ष परिस्थितियों की बात करें तो वहां पर स्कूल या कॉलेज की बात करें तो शिक्षक कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें छात्रों के साथ शामिल हो जाते हैं। खेलकूद की गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक भ्रमण और भी अनन्य ऐसे अवसर महाविद्यालय में या स्कूलों में प्राप्त होते हैं, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों के साथ शामिल हो जाते हैं और वहां पर वह शामिल होते हुए भी अपने छात्रों का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, और जिससे छात्र अनजान होते हैं। तो इस प्रकार से एक सहभागी निरीक्षण इसको कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में शिक्षक छात्र के साथ शामिल नहीं होता, लेकिन वह ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि वह छात्रों का निरीक्षण कर सके। आजकल के समय में, अभी का जो वर्तमान समय है, उसमें सीसीटीवी कैमरा और विभिन्न प्रकार के ऐसे गोपनीय शैक्षिक रिकॉर्ड होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके आप शामिल कर सकते हैं, जैसे
वन साइड ग्लास होते हैं जिसमें एक तरफ से आप देख सकते हैं और दूसरे तरफ बैठा हुआ छात्र आपको नहीं देख सकता। और दूसरे तरीके हो सकते हैं कहीं से छुपकर या कहीं ऐसी जगह पर बैठकर हम छात्रों की बातें या छात्रों का व्यवहार निरीक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आपका आता है स्वाभाविक निरीक्षण। स्वाभाविक निरीक्षण एक ऐसा निरीक्षण होता है जिसमें छात्र अपनी स्वाभाविक दशा पर होता है। स्वाभाविक दशा कहने का मतलब वो ऐसी दशा पर होता है जब को उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कोई उसका निरीक्षण कर रहा है और ये सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार होता है जिसका कि निरीक्षण किया जाना चाहिए। क्योंकि जब छात्र को पता चल जाता है कि कोई उसका निरीक्षण कर रहा है तो वो अपने व्यवहार को बनावटी तरीके से अच्छा करने की कोशिश भी कर सकता है, जो कि एक सही अध्ययन के लिए ठीक नहीं है। फिर चौथा एक प्रकार है व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि। इस विधि में यह देखा गया है कि निरीक्षणकर्ता कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें कि छात्र को शामिल होना पड़ता है और उन परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करेगा इसका निरीक्षणकर्ता के द्वारा या प्राध्यापक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। मसलन कई बार ऐसा प्रयोग किया जाता है कि छात्र के सम्मुख कोई महंगी चीज रख दिए या कोई कैश रख दिए और ये देखा जाता है कि छात्र जो है वो उन परिस्थितियों में लालच में आता है कि नहीं, वह उसका उपयोग करता है कि नहीं, अपने पास रखता है या किस प्रकार का वो व्यवहार करता है। इससे बालक के व्यक्तित्व में विद्यमान ईमानदारी और ऐसी चीजों का हम आकलन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रकार हैं, औपचारिक निरीक्षण, अनौपचारिक निरीक्षण। इसी से मिलता जुलता है और विस्तृत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि निरीक्षण विधि में विद्यमान होते हैं और क्यों हमको निरीक्षण विधि का इस्तेमाल या उपयोग करना चाहिए। पहला है वस्तुनिष्ठ। यह विधि बहुत ही वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब है जैसा है वैसा देखा जा सकना। इसमें किसी प्रकार के घुमावदार बातों की आवश्यकता नहीं होती या ऐसी कोई पेचीदापूर्ण बातें नहीं होती हैं जिसको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। ये ऐसे वस्तुनिष्ठ विधि है कि हम जिसको जैसा देख रहे हैं वैसा ही उसको समझना होता है। विस्तृत अध्ययन क्षेत्र। चूंकि मानव के व्यवहार को हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। मानव का व्यवहार बहुत ही फैला हुआ है, उसके व्यवहार के अनेक पक्ष होते हैं। हम उनके सभी पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम जब यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो महाविद्यालय या विद्यालय में बालक के व्यवहार का हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। सामूहिक अध्ययन इससे संभव है। कई बार समय और पैसे की कमी की वजह से हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि एक समय पे हमें बहुत अधिक छात्रों को सम्मिलित करके उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो ये विधि चूंकि हम एक बार में कई छात्रों का भी अवलोकन कर सकते हैं तो सामूहिक अध्ययन इसमें संभव है। विश्वसनीय तथा वैध निष्कर्ष। इस विधि को चूंकि बार बार दोहराया जा सकता है और दोहराकर उसको किसी स्थापित ज्ञान से उसकी तुलना की जा सकती है। इसलिए इस विधि को विश्वसनीय तथा वैध भी कहा गया है। अब देखते हैं कि इस विधि के कौन कौन से प्रमुख दोष हैं। पहला है अस्वाभाविक व्यवहार। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब छात्र को या सब्जेक्ट को इस बात की जानकारी हो जाती है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है तो उसका व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है। यह नाटकीपूर्ण तरीके से वो व्यवहार अपना करने लगता है और इस प्रकार से हम उस छात्र का स्वाभाविक एवं वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो ये इस विधि का एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा दोष ये भी है कि इसमें पक्षपातपूर्ण किए जाने की संभावना होती है निरीक्षणकर्ता द्वारा, अध्यापक द्वारा। इसलिए क्योंकि
निरीक्षणकर्ता भी एक मनुष्य होता है और उसकी कुछ पूर्व धारणाएं और पूर्वाग्रह भी हो सकती है। तो उन धारणाओं और पूर्वाग्रह की वजह से वो किसी छात्र के प्रति अधिक धनात्मक रूप से सोच सकता है या ऋणात्मक रूप से भी सोच सकता है, और इसकी वजह से निरीक्षण विधि में एक बहुत बड़ा ये दोष हो सकता है कि उसका निरीक्षण वास्तविक ना हो, किसी एक ओर झुका हुआ हो। अप्रशिक्षित निरीक्षक ये एक ऐसा दोस्त है कि कई बार निरीक्षणकर्ता सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थितियों में कैसा निरीक्षण किया जाए, या किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आदि उत्पन्न हो गई तो उसको किस तरीके से संभाला जाए। तो ऐसे अप्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता होने से भी इस विधि के जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फिर है मानसिक अनुभूतियों का अध्ययन नहीं। ये विधि जैसा कि कहा गया है कि ध्यान पूर्वक देखना और जो व्यवहार घटित हो रहा है उसका आकलन करना। तो मन के अंदर कई बार ऐसी अनुभूतियां चलते रहती है मनुष्य के अंदर, उसका हम निरीक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये एक इस विधि का एक प्रमुख दोष है। कुल मिलाकर ये कहना चाहें तो हम कहेंगे, जैसे क्रो व क्रो का कहना है कि सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। धन्यवाद।